देखो जैसे लिख रहा है भाई, इस स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है ये। भाई लिखना नहीं है। फर्स्ट दैट इज वन वन फंक्शन ना। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, तो इसमें नाम से ही क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें। एक्चुअली नाम है इसका वन 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 फंक्शन। तो फंक्शन का पहले डेफिनेशन तो क्लियर ही है अपने को। तो वन वन का मैपिंग से समझाता हूँ। जैसे लेट सपोज दैट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, इतना तो पता ही है अपने को। अब यहाँ से क्या होता है, वन वन फंक्शन में एक का एक से रिलेशन होगा, है कि नहीं, एक का एक से रिलेशन होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें x1 x2 x3 और x4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। और इसमें y1 y2 y3 और y4 इसमें भी मान लो सपोज है 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट जो भी है, वो डेट डिपेंड्स कि बी क्या है, बी सेट क्या है। अब ए से बी में जब हम मैपिंग करेंगे, ए से बी में जब हम मैपिंग करेंगे तो क्या होना चाहिए, पहले फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो फंक्शन होने के लिए कंडीशन याद है ना सभी को, क्या कंडीशन था कि यहाँ पे ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एटलीस्ट वन इमेज इन सेट बी, है कि नहीं। यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो इमेज होना चाहिए। वन वन होने के लिए क्या है, एक और एडिशनल कंडीशन आ जाएगा। एडिशनल कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो भी कोई भी इमेज है, किसी भी इमेज का दो प्री इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x1 एक से रिलेटेड है तो y1 से रिलेटेड, ठीक है, x2 भी y2 से रिलेटेड होना चाहिए, x3 y3 से और x4 y4 से। तो एक मैं कंट्रारी एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे वो जो फंक्शन है फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। तो फंक्शन अगर वन वन नहीं है, जैसे x1 x2 x3 और ये x4 है कि नहीं, और यहाँ से y1 y2 y3 और ये मान लो y4 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एलिमेंट है ये x1 y1 से एसोसिएट हो गया, x2 y2 से, x2 भी y1 से एसोसिएट हो गया, और यहाँ पे x3 जो है x3 इज एसोसिएटेड विथ y2 और x4 मान लो ये इससे एसोसिएटेड है। क्या ये वन वन फंक्शन होगा? वन वन रिलेशन है क्या? इधर भी एक एलिमेंट और इधर भी एक एलिमेंट। पहले ये बताओ फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है। ये अलग बात है कि x1 भी y1 से रिलेटेड है और x2 भी y1 से ही रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि दो प्री इमेज का एक ही इमेज आ रहा है कि नहीं। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन वन वन नहीं है, दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन। ये इधर अगर देखें तो इसका जस्ट अपोजिट होता है मैनी वन फंक्शन। तो पहले वाले सेट का मैनी इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट इन सेट बी, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन एंड दिस इज ए वन वन फंक्शन, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, वो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अगर मान लो सपोज एट अपने को समझना है कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस वन वन फंक्शन, तो क्या होगा बताइए, बोलिए सभी लोग, क्या होगा। एफ ऑफ x1 और मान लो सपोज दो एलिमेंट है, इसमें कोई भी सेट ए में दो एलिमेंट है, तो नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव क्या क्या, ऐसे इसको बोल सकते हैं, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेट बी में कोई भी ऐसा इमेज नहीं होना चाहिए जिसके एक से अधिक प्री इमेज हो, है कि नहीं। तो इसको हम लेमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बुकिश लैंग्वेज थोड़ा कम समझ में आता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड हैव more than one प्री इमेजेस ज़्यादा सही रहेगा। एक ही लाइन में अगर बोल दे तो प्री इमेज होना चाहिए, एक से अधिक प्री इमेज नहीं होना चाहिए। प्री इमेजेस, ठीक है, प्री इमेज, मोर देन वन प्री इमेजेस। तो अब यहाँ पे हमें समझ में तो आ ही रहा है कि अब इसको ग्राफिकली अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्राफिकली द वन वन फंक्शन, तो ये समझ लो ग्राफिकली कैसे पहचानेंगे। तो ग्राफिकली बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना, बहुत ही ईजी है कि नहीं। लेट सपोज दैट इफ देयर इज एनी फंक्शन, है कि नहीं, जो फंक्शन अगर मान लो सपोज दैट एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, और यहाँ पे फंक्शन दिया है दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बताओ, ये एक्स स्क्वायर है। तो एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो यहाँ से जो इसका
अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, क्या हमें इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा x, और ये y इक्वल टू क्या है, ये x स्क्वायर है। तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन तो है। अब यहाँ पे ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन फंक्शन है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। इफ़ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो देखो जैसे मान लो सपोज दैट y इक्वल टू एक लाइन खींच दिया हमने, समथिंग y इक्वल टू 2 लाइन है, तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस y इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग x का 2 वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। मान लो इधर x1 है और ये इधर x2 है, तो इसको अगर हम मतलब मैपिंग से समझे, तो मैपिंग से हमें क्या समझ में आएगा, कि मैपिंग से हमें ये समझ में आएगा कि इधर x1 और x2 दो एलिमेंट है, और इधर क्या है y में, मतलब सेट A है इधर और सेट B है, और इधर y में एक एलिमेंट 2 है, और 2 किससे एसोसिएटेड है, x1 से एसोसिएटेड है, एज वेल है x2 से भी एसोसिएटेड है कि नहीं। x1 का भी इमेज 2 आ रहा है, x2 का भी इमेज 2 आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वन वन का रिलेशन नहीं है, इधर मैनी वन का रिलेशन है, इधर से मैनी आ रहा है, इधर से वन रिलेशन है कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, मतलब जो वन वन नहीं होगा उसको हम मैनी वन बोल देंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और कुछ नहीं है। तो ग्राफिकली अगर कभी भी पहचानना हो तो ग्राफिकली हमें सिंपली एक ही लाइन में पहचान में आ जाना चाहिए कि नो हॉरिजॉन्टल लाइन, नो हॉरिजॉन्टल लाइन, नो हॉरिजॉन्टल लाइन कैन कट the graph of one one function more than क्या, मोर देन वन पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करेगा। तो ये ग्राफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। नाउ अगर सेकेंडली अगर बात करते हैं, लेट सपोज दैट, जैसे कि और एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन, क्या y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन, क्या ये अब वन वन फंक्शन होगा, क्या नहीं होगा। कॉमन सेंस से लगा के देखो, ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके का, पीरियोडिक है कि नहीं। तो ये जो फंक्शन है इसमें बहुत सारे लाइन्स हैं जो ग्राफ को क्या होगा, एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा। तो दिस इज ऑल्सो ए नॉट ए वन वन फंक्शन, है कि नहीं, ये भी वन वन फंक्शन नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, लेट सपोज दैट फंक्शन ये है, एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइन, मैं बार बार डिफाइन करके चल रहा हूँ, ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लोग कई बार क्या होता है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कई लोग क्या इसको भूल जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब इसको हमें नोटिस करना है, पहले इसी को देखना है कि सेट क्या डिफाइन किया गया है। कभी कभी डोमेन छोटा कर दिया जाता है, जो फंक्शन ऑल रियल नंबर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन, उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उस केस में हो सकता है वो फंक्शन वन वन भी हो जाए, तो इसलिए इसको ध्यान देते रहना है ना। जैसे मान लो सपोज दैट ये y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, तो एक्स क्यूब फंक्शन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा, है कि नहीं, इस तरीके का ग्राफ है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, इसको एक बार ही कट करेगा, 2 बार कट कर ही नहीं सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है क्या है, ये अगेन दिस इज ए वन वन फंक्शन, ये वन वन का रिलेशन है कि नहीं। एक इमेज के लिए, एक प्री इमेज के लिए एक ही इमेज आएगा, है कि नहीं। फॉर वन प्री इमेज देयर विल एग्जिस्ट ओनली वन इमेज, है कि नहीं, एक से अधिक नहीं आएगा। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, एक प्री इमेज, एक इमेज का एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी 2 इनपुट के लिए आउटपुट सेम नहीं आएगा। तो इस तरीके से जितने भी पेरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी पेरियोडिक फंक्शन, समझ रहे हैं किसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे सारे पेरियोडिक फंक्शंस हैं, और भी कई टाइप के फंक्शन होते हैं। तो ऑल द पेरियोडिक फंक्शंस आर क्या होते हैं, आर मैनी वन फंक्शंस होते हैं। अभी हम बात करेंगे। अच्छा, उसमें भी अगर लेट सपोज दैट डोमेन को छोटा कर दिया हमने, जैसे मान लो सपोज दैट कि एक फंक्शन है, फंक्शन एफ, जैसे मान लो -π/2 से +π/2 में डिफाइन कर दिया, और यहाँ से लेके आर है, दिस इज एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x फंक्शन है, दिस इज ए 10x फंक्शन।
तो पहले ये बताओ, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए क्या डोमेन ऑल रियल नंबर है क्या, या डोमेन जो इसका ओरिजिनल डोमेन होता है वो है क्या? नहीं है। डोमेन अब फंक्शन में यहाँ डिफाइन कर दिया, डोमेन को छोटा कर दिया गया है। डोमेन को हमने छोटा क्या कर दिया है? डोमेन को छोटा कर दिया है कि -π/2 से +π/2 के बीच में है। बात समझे कि नहीं? -π/2 से +π/2 के बीच में इस फंक्शन का ये डोमेन है। तो डोमेन छोटा अगर कर दिया गया है, तो डोमेन अगर छोटा कर दिया गया तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? तो उस रेंज में ही हम देखेंगे इस इतने रेंज में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, इस इतने एक्स के लिए फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो इतने के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखो यहाँ पे ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा बताइए? हमें 10x फंक्शन का ग्राफ याद है ना सभी लोग को? देखिए सब ग्राफ रट लीजिए। ग्राफ ऐसे तो आप सोचेंगे ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्राफ तो एग्जाम में पूछा है नहीं। ग्राफ का एप्लीकेशन होता है चीज़ों को समझने के लिए। तो ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, बेसिक फंक्शन जितने हैं सबके ग्राफ को एकदम घोट लीजिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 4 बार बनाएंगे, अपने आप सारा कुछ याद हो जाएगा। तो नाउ दिस इज अ ग्राफ ऑफ द 10x फंक्शन इन इंटरवल -π/2 से +π/2, है कि नहीं? अब इतने इंटरवल में क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? यस और नो? यस और नो बताइए भाई। 1 1, दिस इज ए 1 1 फंक्शन, है कि नहीं? दिस इज ए कंप्लीट 1 1 फंक्शन। कोई भी यहाँ पे अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एनी लाइन, कोई भी लाइन क्या होगा, ग्राफ को मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा, एक बार ही कट करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन दिस इंटरवल फंक्शन इज क्या है, ये 1 1 फंक्शन है ना। अच्छा, इसी का दूसरा होता है उल्टा, 1 1 का ही उल्टा होता है मैनी वन फंक्शन, है कि नहीं? सेकंड फंक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मैनी वन फंक्शन। अभी हम कुछ नोट्स लिखवाएंगे आप लोगों को, कई सारी बातें करेंगे जो एक लाइन में आइडेंटिफाई हम कर लेंगे। मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन का एक लाइन का डेफिनेशन हम लिखेंगे, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं बुकिश लैंग्वेज। द सिंपली लिखेंगे द फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1, द फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1, द फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1, है कि नहीं? 1 1, द फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1, जो 1 1 फंक्शन नहीं होगा हम उसी को क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन है कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं। तो ये मैनी वन फंक्शन का ये डेफिनेशन है, ठीक है? द फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1, तो सिंपली 1 1 तो हम पहचानना जान ही गए और उसमें कोई समस्या नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम देखते हैं जिससे कि हम ग्राफ को बहुत फटाफट आइडेंटिफाई कर लेंगे। थोड़े कुछ अगर चीज़ें याद रहे हमें तो जल्दी जल्दी पहचान लेंगे, तो उस चीज़ को हम समझते हैं पहले। नोट्स, तो सम इम्पोर्टेंट नोट्स जैसे है, तो पहला नोट्स ये है कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ एफ ऑफ, समझिएगा ध्यान से। अब कुछ मैथमेटिकल चीज़ें भी आएंगी, कुछ मैथमेटिकल थ्योरेटिकल अप्रोच आएगा यहाँ से ये निकल के कि हाउ टू आइडेंटिफाई थ्योरेटिकली द फंक्शन वेदर इज़ 1 1 और मैनी वन। इफ़ एफ इज़ 1 1 function, if f is 1 1 function, 1 1 function and 1 1 function and it is given that, समझिएगा ध्यान से, and it is given that f of x1 is equal to f of x2, ठीक है, for x1, x2 belonging to the domain of the function, ठीक है। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन निकलेगा, लगन बताओ इसका क्या इम्प्लीकेशन निकलेगा अगर ऐसा स्टेटमेंट ज़बरदस्ती का लिख दिया गया है? तो क्या इसका इम्प्लीकेशन यही निकलेगा कि फंक्शन बोल दिया कि 1 1 फंक्शन है? सभी लोग को कॉमन सेंस की बात है ये सब, ऐसा कोई, हाँ, तो इसका नहीं, 1 1 फंक्शन तो हमने बोल दिया कि इफ दिस इज ए 1 1 फंक्शन एंड दिस स्टेटमेंट इज रिटन, देन हम क्या बोल सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब x1 इज इक्वल टू, इनपुट भी सेम होना पड़ जाएगा ना उस केस में, x1 इज इक्वल टू x2, है कि नहीं? जैसे मान लो सपोज ये x1 है और यह भी x2 है, तो ये बोल रहे हैं कि x1 का भी इमेज और x2 का इमेज दोनों का सेम आ रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 1 1 फंक्शन में। तो ये तभी संभव है कि x1 x2 से कॉन्साइड कर जाए, है कि नहीं? तो ये तो इसका सीधा सीधा यही इम्प्लीकेशन आएगा। अगर मान लो इसके अलावा हमने क्या किया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 तो लिखा, और इसके अलावा अगर कोई और x1 x2 में कोई एक रियल रिलेशन मिल रहा है तो समझ लेना कि वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए, अच्छे से समझ में आएगा फिर। जैसे एग्जांपल ये है
कि लेट सपोज दैट फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमें चेक करना है थ्योरेटिकली, ग्राफिकली तो तुरंत पहचान लेंगे, बट आई हैव टू आइडेंटिफाई इट थ्योरेटिकली दैट वेदर इट इज ए 1 1 और नॉट। तो हम क्या कर लेंगे, लेट x1 x2 दो पॉइंट मानेंगे जो इसके डोमेन को बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, और हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। बस ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ये बहुत रेयर ही काम आएगा, लेकिन क्या पता है स्टेटमेंट यही पूछ ले, यही स्टेटमेंट ही पूछ ले। अगर मान लो एक ऑप्शन में दे दे कि बताओ क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो एफ ऑफ x1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x1 माइनस ऑफ x2 एंड ये फैक्टराइजेशन x1 प्लस ऑफ x2 दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, सही है क्या। अब यहाँ से अब ये जो रिलेशन आ रहा है, ये दो टाइप का रिलेशन आएगा। एक तो आएगा या तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, या और ये हो सकता है कि x1 प्लस ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, सही है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, सिर्फ यही रिलेशन नहीं आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2, अब हमें इसके साथ साथ ना एक और रिलेशन मिल गया है, रियल रिलेशन, दैट इज कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक रिलेशन ये भी हो सकता है कि जब जब x2 इक्वल टू माइनस ऑफ x1 होगा तब तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 और -1 पे इनपुट सेम आएंगे, 2 और -2 पे इनपुट सेम आएगा, मतलब आउटपुट सेम आएगा, दैट्स वाई दिस, इसके अलावा भी एक रियल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, है कि नहीं, 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, ये जो सेकेंड पार्ट अभी निकाला इसके कारण, ठीक है ना, नॉट 1 1। अब जैसे और भी एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे और भी क्लियरिटी थोड़ा सा होगा, चीज़ों का क्लियरिटी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर में अगर मान लेते हैं ये फंक्शन, ये एफ एक्स एक फंक्शन है कि नहीं, एक सेकेंड, इसमें क्या हो गया, एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर में डिफाइंड है, ठीक है, और आर से आर में ये फंक्शन डिफाइंड है, और साथ ही साथ ये चीज़ है कि ये फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब इसको हम थ्योरेटिकली चेक करके बताते हैं, ग्राफिकली तो हमें एक लाइन में पता ही है कि कैसे आएगा निकल के। तो हम दो पॉइंट मान लेंगे, हमें कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से देखो क्या आएगा निकल के, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द नॉलेज। भाई पढ़ रहे अगर हम मच्छर मार के पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या है, हमें कुछ हर टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का हिम्मत ही नहीं आएगा। इसको फैक्टराइज करिए तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, x1 माइनस x2 का x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, x1 माइनस ऑफ x2 इंटू में क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस ऑफ x1 इंटू x2 प्लस ऑफ क्या आएगा x2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से दो बातें हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ये आएगा x1 इज इक्वल टू x2, ये तो ठीक है कि चलो ये तो 1 1 का कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, बट दूसरा जो कंडीशन है अब समझना ध्यान से सभी लोग, x1 स्क्वायर प्लस ऑफ x1 x2 प्लस ऑफ x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या यहाँ से कोई रियल नंबर x1 x2 के लिए कोई सॉल्यूशन आएगा क्या यहाँ से जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, यहाँ से नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं हम x2 से इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा x1 बाई x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा x1 अपॉन x2 प्लस ऑफ फिर से 1 दिस इज इक्वल टू 0। हमने x2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, तो ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। अब x1 बाई x2 को अगर थोड़ी देर के लिए t मान लें तो ये इक्वेशन दिखाई देगा टी स्क्वायर प्लस ऑफ टी इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d लेस देन 0 है। अब चेक करके देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो नो रियल वैल्यू ऑफ x विल एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है। तो नो रियल वैल्यू ऑफ t विल एग्जिस्ट, और t क्या है अपना, t है x1 बाई x2, तो इसलिए x1 x2 में कोई रियल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि नो रियल रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एग्जिस्ट, x1 एंड x2 एग्जिस्ट। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन बच रहा है, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज क्या है 1 1 है। क्लियर है क्या, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना बोलिए सभी, अरे हाँ कि ना, समझ में आया क्या लगन, हाँ। तो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज
दिस फंक्शन इज, कहीं पे किस नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच समझ में आया क्या? चलो अब ये तो हो गया पहली बात कि अगर ये 1 1 फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी हो गया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चर्चा भी कर लिया। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जैसे मान लो सेकंड नोट में जो हमें याद रखना है, जो सेकंड नोट है दैट इज, एक सेकंड, सेकंड नोट जो मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई एक फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं? इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप फंक्शन, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन होगा क्या ऑलवेज 1 1 होगा? बोलिए पहले हाँ कि ना। नहीं समझ में आया ना हमारी बात? कितने लोगों को समझ में आया हमारी बात? इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, if the function is strictly increasing or decreasing function, strictly increasing or decreasing function, ठीक है, decreasing function, strictly increasing और decreasing function, सही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि then फंक्शन क्या हो जाएगा, then fx is 1 1, ऑलवेज 1 1 होगा। कारण ये है कि लॉजिक से समझाता हूँ अभी कि यहाँ से क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नहीं चाहिए हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। मत तो देखिए ग्राफ से समझिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो log x फंक्शन ही ले लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल। log x फंक्शन का ग्राफ याद है कि नहीं? याद है log x फंक्शन का ग्राफ? भाई एफ एक्स इक्वल टू, मान लो अपने पास ये log ऑफ x टू द बेस a फंक्शन है, तो क्या इस फंक्शन का ग्राफ याद है अपने लोग को? नहीं याद है ना? अरे इस फंक्शन का जो ग्राफ होता था क्या बेस के ऊपर डिपेंड करता है? बेस का वैल्यू 0 से लेके 1 और या तो बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्या ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है? ये हमने समझाया था लॉगरिथमिक फंक्शन में, है कि नहीं? लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने बताया था ये डिक्रीजिंग नेचर का कर्व बनता है, जो इस तरीके का कर्व बनता है, ठीक है। और ये बेस जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप कर्व बनता है, ऐसे करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप कर्व बनता है। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटता है? 1,0 पे काटेगा, और ये भी कहाँ पे काटेगा? 1,0, मतलब x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0। अब ये बताओ कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या ग्राफ को एक से अधिक बार काटेगा? कभी नहीं काटेगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करते जा रहा है, तो कभी तो उठ के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा। नहीं समझ में आ रहा? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ऑलवेज 1 1 होगा। बाकी दूसरा बात जो है, अगर इंक्रीजिंग है तो भी यहाँ पे वही बात रहेगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पहचानते हैं, थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो हाउ टू आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताइए। इस केस में अगर बात करें जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू, क्या डिफरेंशिएशन का वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या लेस देन 0 आता है? अरे पता है कि नहीं ये सब चीज़ें? नहीं पता है क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 0, और यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये है एक्चुअली, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंशिएशन से। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसमें भी एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट इफ दिस इज ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एफ इज, ऐसे करके डिफाइन कर दिया गया है। लेट सपोज दैट फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, क्या है कि इस तरीके से दिया गया है, मान लो ऑल रियल नंबर -2 है और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है दिस इज r -1 है, ठीक है। ये फंक्शन है और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है, इस तरीके का फंक्शन है, x -1 अपॉन में x -2 फंक्शन है। ऊपर लीनियर है और नीचे लीनियर फंक्शन, लीनियर बाय लीनियर का केस है, समझिएगा सभी लोग ध्यान से, लीनियर बाय लीनियर का केस है। तो ये जो फंक्शन है इस तरीके से, अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। एक तो अप्रोच है, थ्योरेटिकल अप्रोच भी है, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, तब हमें जाके ये चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। बात समझे कि नहीं?
तो यहाँ से हम अगर बोलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत ही आसान है। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा डिफरेंशिएशन, कि नहीं आता? हल्का फल्का तो आता ही होगा, उसमें कोई समस्या नहीं। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x माइनस नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो ऊपर में x माइनस 2 और ये x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टाइम्स क्या होगा बताइए, ये x माइनस ऑफ 2 x माइनस ऑफ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। x माइनस 1 इंटू इसका भी डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, तो x x कट जाएगा और ये ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर आ गया -2 प्लस ऑफ -1 आ जाएगा, -1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन क्या इज ऑलवेज निगेटिव है? समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, तो ऑलवेज लेस देन 0 है ये कब, क्योंकि ये नीचे वाला क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दिख रहा है स्क्वायर लगा है, इवन पावर है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऊपर माइनस लगा है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से, क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है, तो दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। तो ये सब लॉजिक ही एक्चुअली में ट्रिक बनते हैं और कुछ नहीं होता है। लॉजिक इज ए ट्रिक। लॉजिक नहीं पता है तो क्या है का ट्रिक? कौन सा ट्रिक? कुछ नहीं है, क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, सब फैल जाएंगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये तो हमने बता दिया। चलो अब दूसरा जो है सेकेंड नोट जो हमें याद रखना है इसमें, जैसे जितने भी इवन डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं, इवन डिग्री के, ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा इधर, ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज क्या होगा? मैनी वन होगा कि नहीं? इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन प्रोवाइडेड, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत इस सब पे काफ़ी ध्यान देता हूँ। प्रोवाइडेड डोमेन इज रियल, डोमेन इज आर, डोमेन इज सारे आर डोमेन के लिए। डोमेन छोटा कर देंगे तो खैर उसके लिए बात अलग हो जाएगा, लेकिन डोमेन अगर ऑल रियल नंबर है तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा मैनी वन होगा? क्यों बोल रहे हैं हम? कोई लॉजिक है आप लोगों के पास? कोई भी समझा सकता है? अच्छा, पैराबोला के बिहेवियर को शो करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सबको, ये ना? हाँ, जैसे बाई क्वाड्रेटिक है तो दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट हो जाएगा। 4 डिग्री का है तो अगर 6 डिग्री का है तो 3 क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, एक लॉजिक तो ये हो गया, ये भी बढ़िया लॉजिक है। हाँ अच्छा, ये वाला लॉजिक हमने बताया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ये लॉजिक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बढ़िया लॉजिक है ये भी। एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, एक 4 डिग्री इवन डिग्री है, तो ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस ऑफ मान लीजिए सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ ई है। अब मान लेते हैं ए जो है लीडिंग कोफिशिएंट, लेट सपोज इट थोड़ी देर के लिए या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव मान लेते हैं। अब ये जो लीडिंग कोफिशिएंट का जो एक्स की पावर 4 है, उसको अगर बाहर कॉमन ले ले तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमें दिखाई देगा एक्स की पावर 4 ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिखाई देगा, डी बाई एक्स क्यूब प्लस क्या दिखाई देगा, ई बाई एक्स की पावर 4, है कि नहीं? अब यहाँ पे समझो, इस बात को समझने की ज़रूरत क्या है कि बी बाई जो इन्फिनिटी है, बी बाई इन्फिनिटी, अगर इसमें लिमिट हम कैलकुलेट करें, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी निकालें, तो ये फंक्शन किधर अप्रोच करेगा? बी बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 भागेगा और ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, इन्फिनिटी के पावर 4 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू है इस फंक्शन का जो वैल्यू है किधर अप्रोच करेगा? क्या ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा? और फिर से अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी अगर निकालें तो माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या आएगा? ये माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 इज अगेन प्लस इन्फिनिटी और इनटू दिस, बाकी सब तो 0 में ही जाएंगे, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। अब इसका ग्राफ का बिहेवियर अगर देखें तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा इस बात का जो हम बोल रहे थे, क्योंकि ये रूट वगैरह के जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी ये लॉजिक बताते हैं हम कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं। अब देखिए इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे ना तो होगा क्या, जब हम x को अगर इन्फिनिटी ले जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी ले जाते हैं,
तो y का वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर। और जब हम x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो फिर भी y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो और कोई जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं सबका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ग्राफ होता है इसका। तो अब इसका इधर से मान लो ग्राफ बनाना चालू करते हैं हम, तो कुछ भी होगा इधर से ऊपर से उठेगा, यहाँ से चालू होगा, बीच में डांसिंग वांसिंग कुछ भी करेगा, हमें उससे लेना देना नहीं है, डांसिंग वांसिंग करके, लेकिन इसको अल्टीमेटली क्या ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो इसका इंतजार कर रहा होगा कि तुम आओ, हम तुमको एक बार काट देंगे वापस। तो जैसे ही ये वापस काटेगा क्या हो जाएगा, ये मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये मैन्युअल इसीलिए बोलते हैं ऑल इवन डिग्री पोलिनोमियल फंक्शंस आर मैन्युअल फंक्शन। और लेकिन क्या ऑड डिग्री के बारे में ऐसा बोल सकते हैं क्या? यही स्टेटमेंट उल्टा अगर बात करें, और अगर हम ये स्टेटमेंट लिख दें, समझिएगा ध्यान से, कि ऑल ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन आर 1 ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहले हमें ये एनालाइज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि सही स्टेटमेंट है? हाँ जी बताओ भाई, बताओ, बाकी लोग भी बताओ। क्या डी कुमार जी क्या लग रहा है आपको, बताइए। तो क्यूब क्या क्या y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या है, 1 फंक्शन है, लेकिन ऑल ऑड डिग्री हम पूछ रहे हैं क्या हाँ सोच के, दोनों में अंतर है ना। क्यूबिक एक स्पेशल केस है कि 1 है, लेकिन क्या हमेशा होगा क्या ऐसा? सोच लीजिए। अरे भाई साहब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शन का रूट हो गया, रियल रूट हो गया, क्यूबिक ही है, अगर मान लीजिए लेट सपोज दैट उस क्यूबिक के अगर 3 रियल रूट हो गए तो वो तो डांसिंग करेगा ना। मान लीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 रियल रूट है, तो 3 रियल रूट है तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे? अल्फा पे काटेगा, फिर बीटा पे काटेगा, फिर गामा पे काटेगा। तो जैसे रियल रूट हो गया तो ये इस फंक्शन का देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार नहीं 3 बार काटने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा कि दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन क्या दिया है वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा, कि फंक्शन ऐसा तो नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तब हम बता पाएंगे, ऐसे नहीं बता सकते हैं। बात समझे कि नहीं? चलिए अगला स्टेटमेंट जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर इसी में अगर बात किया जाए, जैसे 4th स्टेटमेंट है, तो अगर जैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, क्या होगा बताइए? मैन्युअल फंक्शन होगा, मैन्युअल फंक्शन इन इट्स डोमेन का बार बार मैं चर्चा ले रहा हूँ। मैन्युअल फंक्शन इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। क्यों? क्योंकि सबके सब पेरियोडिक फंक्शन है, कुछ समय के बाद वो रिपीट करने लग जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दे ऑल आर पेरियोडिक फंक्शन, बहुत लॉजिक लिख सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं। दे ऑल आर पेरियोडिक फंक्शन, सबके सब पेरियोडिक फंक्शन है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। पेरियोडिक फंक्शन है, कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं है। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी नोट्स हैं, ये सब नोट्स वगैरह सब याद रखिएगा, तो क्या है कि पहचानने में काम आएगा। जैसे मान लो कहीं पे भी लिख दे इस तरीके का फंक्शन, तो होता क्या है ना, लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, क्वेश्चन देख के उसको घूरते रहते हैं कि करे तो करे क्या, हमें क्या क्या करें, बस डेफिनेशन रट के गए होते हैं मैक्सिमम लोग। बाकी करना कैसे प्रॉब्लम को, ये अप्रोच वगैरह कभी देखे नहीं रहते हैं मैक्सिमम लोग। तो ये फंक्शन मान लो R से R में फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और मान लो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये ऐसे दे दे, एफ एक्स इक्वल टू मान लो इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि एक्स क्यू प्लस ऑफ साइन एक्स फंक्शन। क्या होगा ये फंक्शन? 1 होगा या मैन्युअल होगा बताइए? हाँ जी, अब 2 फंक्शन को ऐड कर दिया ना हमने, क्या होगा? अरे सोच के आराम से जवाब देना है, ऐसे नहीं जवाब देना है।
मैनी वन होगा, प्रोडक्ट भी नहीं है भाई। अब ऐसे नहीं एनालिसिस चलेगा इसमें। अब जितना भी रूल अभी हमने ऊपर पढ़ा है सबको देखो, इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, कंपोजिशन मतलब दो अलग अलग फंक्शन का एडिशन है, दिस इज ए पोलिनोमियल काइंड ऑफ फंक्शन एंड दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक काइंड ऑफ फंक्शन। क्या हम डायरेक्टली कोई एनालिसिस कर सकते हैं क्या? यहाँ से डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते। तो जो अभी तक हमने टूल पढ़ा है उसका यूज करना पड़ेगा। बताइए, या हमें ऐसा मिल जाए, सोचिए बात को ध्यान से सोचिए, या हमें ऐसा मिल जाए कि यार कोई एक आउटपुट है, उस आउटपुट पे 2x का वैल्यू मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं हाँ मैनी वन हो जाएगा। तो या तो नहीं तो ग्राफ बना के देखो, ग्राफ बना के कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो भी बोल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा बात हमारी? समझ पा रहे कि नहीं आप लोग, ये बताइए पहले। तो ऑड फंक्शन मैनी वन होता है क्या? ऐसा कहाँ हमने लिखवा दिया भाई? हाँ सोच लीजिए। अब ये देखो भाई, अब सब उलझ गए इसमें। अब इसमें एनालिसिस है इसलिए सब लोग उलझ गए। कोई बात नहीं, अभी मज़ा आएगा, क्योंकि डिस्कशन करने से चीज़ें क्लियर होती है ना। अब यहाँ पे सब लोग सोचिए, अब ऐसे इसको इंडिविजुअली देखे तो ये 1 1 है, इसको देखे तो सर ये मैनी वन है। तो ऐसा होता है क्या? कंफर्म सोच लीजिए, ऐसा होता है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर से। मैं अभी तुरंत आपका जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कार्ड करूँगा। देखो एक एग्जांपल छोटा लेता हूँ, उससे तुरंत ये स्टेटमेंट अनवैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने मन से बना लिया हो तो बिल्कुल उसको निकाल दीजिए। एफ ऑफ आर से आर में ये है, फंक्शन डिफाइंड है, और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मान लो ये फंक्शन है 4x प्लस साइन एक्स फंक्शन है। अब ये देखो 4x फंक्शन और डिग्री का पोलिनोमियल है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये तो 1 1 फंक्शन है और ये मैनी वन फंक्शन है। लेकिन जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा बताओ? 4 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? हाँ भाई साहब बोलिए, सभी लोग आएगा। अभी मैं बहुत अच्छा लॉजिक बताऊंगा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं आऊँगा, वापस आऊँगा इधर, इस क्वेश्चन पे आऊँगा। तो यहाँ पे ये 4 आ गया और प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। अब ये बताओ एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? या सुनो यार, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? रेंज कहाँ से कहाँ होता है? -1 से +1 होता है ना। तो ये कुछ भी अपना पूरा जोर लगा लेगा, अपना पूरा दम लगा लेगा जितना इसके पास है। क्या पूरा दम लगा के भी इसको निगेटिव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। तो मतलब क्या है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स वाई फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तो हमने तुरंत बोल दिया। अब यहाँ पे कैसे बोलेंगे? तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा बताइए सभी लोग? यह आएगा सर 3x² और प्लस क्या आएगा? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब ये बताओ, अगर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो ठीक है 3x² प्लस cos x है, अगर किसी ग्राफ में मान लो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का एग्जिस्टेंस है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझते हैं कि नहीं सभी लोग? थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं एक आइडिया देता हूँ, सब लोग देखिएगा ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, उसको मतलब अगर समझ में आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ग्राफ है, ये अपना फंक्शन है, लोकल मतलब इस तरीके का ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा बोलते किसको है? मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसी से। लोकल का मतलब क्या होता है? नहीं बोलते कि ये लोकल बाहुबली टाइप का है, मतलब अड़ोसी पड़ोसी में वो थोड़ा मजबूत है। तो अगल बगल वाले से अगर वो पॉइंट ऊपर है, समझिएगा ध्यान से, तो उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अगल बगल वाले कंपैरिजन में, यहाँ पे भी देखो, ये अगल बगल वाले कंपैरिजन में सबसे गरीब इंसान है, इसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा, है कि नहीं? और ये अगल बगल वाले से, अड़ोसी पड़ोसी से, बस हमें अड़ोसी पड़ोसी से देखना है, तो अपने नेबरहुड में ये सबसे ऊपर है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा, है कि नहीं? और ये भी है क्या है? लोकल
लोकल मिनिमा है, पहले लोकल ही निकलता है फिर ग्लोबल निकलता है। ग्लोबल मतलब ओवरऑल वो संसार का सबसे गरीब इंसान है। ये एक संसार है हमारा ग्राफ, ओवरऑल जो सबसे नीचे होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, और जो सबसे ऊपर होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, है कि नहीं। ये हम बोल रहे अगर किसी ग्राफ पे मान लो सपोज दैट कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का एग्जिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का उस ग्राफ में एग्जिस्टेंस है, लेट सपोज दैट ये ग्राफ है, यहाँ पे ये है, तो लोकल मैक्सिमा है ये या लोकल मिनिमा का एग्जिस्टेंस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो मैनी वन फंक्शन होगा। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक लाइन होगा, समझिएगा ध्यान से, उसके बगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, हमको काटने के लिए तो मेरा भाई आ रहा है ऊपर से जैसे ही आएगा ये काट देगा, और जैसे ही इस काटेगा ना तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 बार काट देगा, जैसे ही 2 बार काटेगा तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर, और ये एक चीज़ और है कि जहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है कि नहीं ग्राफ में, कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। तो यहाँ पे देखिए, चाहे लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, वहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हाँ कि ना बोलिए सभी लोग, यस और नो। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। This tangent is parallel to the x-axis. If the tangent is parallel to the x-axis, then the slope of the tangent at these point, these all the points, whether it is a global maxima, वहाँ तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, दोनों ही पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आ रहा है। बात समझे कि नहीं? तो एट ऑल दीज पॉइंट्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ, एट ऑल द, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, एट ऑल द, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी हम बार बार डिस्कशन करते करते ना सब दिमाग में बैठा देंगे। जब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा सारा कुछ हमारे अंदर सारा कॉन्सेप्ट वगैरह बैठ चुका होगा, फिर इतना स्मूथली चीज़ें समझ में अपने आप आने लगे, सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा dy बाई डी एक्स, जो डिफरेंशिएशन होगा, वो डिफरेंशिएशन ही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, विल बी इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, ये सब आगे चर्चाएं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ अभी, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि मॉड एक्स फंक्शन भी है, जैसे मॉड एक्स फंक्शन है, देखो एक थोड़ा सा बात कर लेता हूँ हल्का सा। अब ये चीज़ क्यों ऐसा मैंने क्यों यहाँ पे लिखा हूँ, ये स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ। कि मान लो y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन है, तो मॉड एक्स फंक्शन में ये जो x इक्वल टू 0 है, क्या x इक्वल टू 0 लोकल मिनिमा का पॉइंट है या नहीं है? अरे बताइए यस और नो, बाकी लोग भी बोलिए। x इक्वल टू 0 ये जो मॉड एक्स फंक्शन, क्योंकि यार देखो ना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए लोकल मिनिमा पॉइंट, क्योंकि अपने अड़ोसी पड़ोसी से नीचे है ये, नहीं समझ में आया? दिस इज ऑल्सो ए लोकल मिनिमा पॉइंट, बट क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है क्या y इक्वल टू मॉड एक्स के लिए? नहीं करता ना। y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन के लिए यहाँ पे चोंच बन रहा है भाई, ये स्मूथनेस नहीं है ग्राफ में। देखो यहाँ पे x के 0 प्लस पे अलग डिफरेंशिएशन आएगा, 0 माइनस पे अलग आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। चलो खैर, हम ये बोल रहे थे, अब यहाँ देखो इधर, तो 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स फंक्शन है। अब 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स फंक्शन है, तो क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है क्या? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो उसके लिए मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन 0 कर दिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है क्या? ओके फाइन, सभी लोग समझ में आ रहा है ये बातें? 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, देखो ये दो अलग अलग टाइप का फंक्शन है, तो इसमें क्या है ना, ऐसे सॉल्व करके नहीं निकलेगा, वो ग्राफ से ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब ये जो है,
तो cos x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -3x² लिख सकते हैं। तो अब इस दोनों फंक्शन का ना हम ग्राफ बना के देखेंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे cos x का और इसका भी ग्राफ बनाएंगे cos x का। तो क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं, तो जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ऐसा कोई रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो वो चेक करते हैं कि वेदर इट कैन बी पॉसिबल और नॉट। अब जो ग्राफ हमने सीखा था उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब तो ग्राफ हमने क्या सीखा था, तो ग्राफ ये था, ये जो है ये देखो इधर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो cos x फंक्शन जो होता है, cos x फंक्शन का ग्राफ तो हमें आता ही है ना, सभी लोग को आता है कि नहीं आता है। ये इस तरीके का ग्राफ होता है, कुछ ऐसा करके कुछ होता है। ये कैसा बन गया यार, ये अरे यार ये सब मिट रहा है। अच्छा ये रबर सेलेक्टेड है, एक सेकंड। देखो यहाँ पे ना ये जो है इस तरीके का कर्व बनेगा, इसका cos x फंक्शन का कर्व बनेगा। मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा आइडिया के लिए बना रहा हूँ। ये cos x फंक्शन का ग्राफ कर्व है। अब ये जो y इक्वल टू -3x² इसका कर्व बनाएंगे। तो y इक्वल टू -3x² फंक्शन का कर्व कैसा बनेगा बताइए, सभी लोग बताइए। क्या नीचे बनेगा इस तरीके का, तो लेकिन नीचे जब बनेगा, अब यहाँ पे देखो बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, कायदे का एनालिसिस होगा। ये π/2 है, -π/2 है, क्या इसको टच करेगा यहाँ पे कि नहीं करेगा, ये सब तो बात आएगी कि नहीं आएगी पिक्चर में। अरे यहाँ पे ये इधर -π/2 पे दोनों का वैल्यू निकाल लो पहले। -π/2 पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, ये फंक्शन क्या निकाल के देगा वैल्यू, माइनस ये वाला फंक्शन जो है g(x) इक्वल टू दैट इज -3x²। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या देगा निकाल के वैल्यू, इस पे g ऑफ -π/2 पे अगर वैल्यू निकालते हैं तो -3 × π/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो कुछ निगेटिव में ही वैल्यू आएगा, बात समझ में आ रही है, कुछ निगेटिव में वैल्यू। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं, कारण ये है क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो किस हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट की काट के, इसको ऐसा तो नहीं कि ग्राफ इधर कहीं काटते हुए जाएगा, क्योंकि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला तो बनेगा ही। अब हमें ये डिसाइड करना है, सोचिएगा ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये डिसाइड करना है कि ग्राफ ऐसा करके कुछ बनेगा या ग्राफ जो है ऐसा करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काटते उड़ते जा आ रहा है, एक थोड़ा स्मूथनेस नहीं है ग्राफ में। तो थोड़ा सा उसके लिए पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए। ऐसा कर्व बनेगा या कुछ ऐसा कर्व तो नहीं बन रहा है कि ऐसा काटते हुए जा रहा होगा कहीं पे, ऐसा हो सकता है क्या। एनालिसिस करिए सभी लोग, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सा कर्व पॉसिबल है। ये येलो वाला कर्व पॉसिबल है या रेड वाला कर्व पॉसिबल है, दोनों में से एक ही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। कौन सा होगा, येलो वाला होगा, काटेगा ये, क्यों का अरे अच्छा ये बताओ, पहले हमें थोड़ा और डेप्थनेस में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक चीज़ ये बताते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहले y इक्वल टू -(x²) का कर्व बनाते हैं। तो y इक्वल टू -(x²) का कर्व ये बन गया। अब हम कर्व बनाएंगे y इक्वल टू -2x² का। तो -2x² का कर्व कैसा बनेगा बताओ, कैसा कर्व बनेगा। अगर ये y इक्वल टू -(x²) का कर्व है तो y इक्वल टू -2x² का कर्व कैसा बनेगा, कैसा बनेगा लगन, इस फैलेगा या स्टिफनेस बढ़ेगा, इसका फैलेगा नहीं। अब मान लो x का वैल्यू 0 to 1 ले लिए तब श्रिंक होता जाएगा, लेकिन क्या हर केस में श्रिंक होगा,
1 से बड़े में होगा ऐसा। यहाँ देखो, इधर सब लोग ध्यान देना, ये क्या कह रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ एनालिसिस में बहुत कर्व का ही पार्ट है एक्चुअली, कर्व में ही समझना है। तो जैसे ये जो कर्व बनेगा ना, कर्व जो बनेगा y इक्वल टू -2x² में, तो -2x² में एक्चुअली ये इधर ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे ऊपर उठ के आएगा। ऐसा करके कुछ होगा क्या? थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा यार। हाँ, चाहे पहले इसको भी एनालाइज कर सकते हैं हम लोग कि y इक्वल टू, देख लो, x² और y इक्वल टू 2x² का कर्व में क्या दोनों में अंतर आएंगे। जैसे y इक्वल टू x² का अगर कर्व बनाते हैं तो क्योंकि जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसा इसका भी हो जाएगा, इमेज लेके हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट ये जो ग्राफ बनाया, हम एक ग्राफ बनाया किसी का y इक्वल टू x² का। अब y इक्वल टू 2x² फंक्शन का जब कर्व बनाएंगे तो वो कर्व कैसा बनेगा बताओ, लगन बताओ कैसा बने। थोड़ा इसको फैलाओ पहले यार, y इक्वल टू x² का कर्व है ये। अब ये इसका कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व, तो ये कर्व क्या हमेशा श्रिंक करेगा किसी भी x के वैल्यू के लिए, या 0 से 1 में अलग बिहेवियर होगा दोनों का? अरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट से जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सारे आउटपुट का वैल्यू बढ़ेगा ना, सारे आउटपुट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब इसका जो कर्व होना चाहिए, क्या ये कर्व ऐसा करके कुछ होना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है ये वाला फंक्शन, ये मिटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो अलग अलग पावर चेंज करने पर, वो पावर चेंज करने पर होगा। मिट क्यों नहीं रहा? हाँ, तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ बनेगा x² का, तो ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 2x² का, सही है। तो इसीलिए ये जो कर्व बनेगा ना y इक्वल टू, अब यहाँ आओ इस पे, y इक्वल टू -3x² का अगर कर्व बनाएंगे तो क्या इसका जो श्रिंकनेस है क्या और ज़्यादा बढ़ेगा? और ज़्यादा श्रिंकिंग करके ऐसे करके आएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आएगा, ऐसा करके कर बनेगा, ये और श्रिंक करता हुआ कर बनेगा। तो इसलिए कभी काटेगा नहीं इसको, तो इसलिए नो रियल वैल्यू आएगा। तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा, तो इसका जो फंक्शन का जो वैल्यू है, फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, अच्छा डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव भी हो सकता है डिफरेंशिएशन का वैल्यू? सोच लीजिए पहले, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। निगेटिव हो सकता है क्या? हाँ हाँ, हाँ अगर देखो निगेटिव अगर होना होता ना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कॉमन सेंस की बात, कि अगर ये निगेटिव होना होता, ये समझिए, क्योंकि दोनों बिहेवियर एट द सेम टाइम कैसे हो सकता है कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है। सोचिएगा, बहुत डीप एनालिसिस हो रहा है अभी। हम बोल रहे डिफरेंशिएशन का वैल्यू, तो ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाए और निगेटिव भी हो जाए, क्या दोनों संभव है क्या? नहीं संभव होगा। कारण ये समझिए, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव वो तभी हो सकता है जब वो किसी पॉइंट पे टर्निंग लेगा। नहीं समझ में आ रहा? अगर मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, अभी तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, चलो हर पॉइंट पे टेंजेंट। अब लेकिन अगर मान लो डिफरेंशिएशन का वैल्यू निगेटिव होना है तो क्या इसको नीचे आना पड़ेगा, और जैसे नीचे आएगा तो क्या ये जो वैल्यू है यहाँ पे, क्या एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का एग्जिस्टेंस होगा क्या? हाँ क्या ना? तो दैट्स वाई डिफरेंशिएशन विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा? तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये अब इसका कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब जाके हम बोल सकते हैं कि ये इसका कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि f' जो है यहाँ से ऑलवेज पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। नहीं समझ में आया? आप लोग को लगाओ इतना बकवास काय कर दिया। f' का ग्राफ नहीं है वो रूट निकालने के लिए ग्राफ है। f' फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो 3x² और cos x का ग्राफ है। 3x² प्लस cos x का ग्राफ नहीं है। अरे एक cos x और -3x² का ग्राफ है ये, fx और ये इसका। तो रूट चेक कर रहे थे ना कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा?
अगर मान लो कोई रियल रूट आ जाता है यहाँ से, हम ये बोल रहे हैं कि अगर रियल रूट का एग्जिस्टेंस मिल जाता तो इसका मतलब ग्राफ में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो ग्राफ को काटेगा, और जैसे ही काटेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन मैन्युअल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये बात किस केस में, रियल रूट इसमें नहीं होगा। अब हो सकता है ऐसे बहुत सारे केस में होते हैं जहां पर रियल रूट होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल ये है एक्स इक्वल टू 0 पे कहाँ रूट आएगा यार, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। जैसे मान लो इस फंक्शन को सॉल्व करना है हमें, लेट सपोज दैट कि अगर बोल दे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, अगर ये पूछ ले साइन एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछ ले तो साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे बताइए। अब इसके लिए हम निकाल तो सकते नहीं है, तो क्या करना होगा, हमें ग्राफ से देखना पड़ेगा। तो एक तरफ साइन एक्स का कर्व बनाएंगे, दूसरी तरफ ई की पावर एक्स का कर्व बनाएंगे। तो साइन एक्स फंक्शन का जब हम कर्व बनाएंगे तो देखिए कैसा बनता है कर्व, याद है ना कर्व, क्या ये कर्व कुछ इसी टाइप का बनता है ना, बनता है कि नहीं। और पीछे भी अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसे इन्फाइनेटली बनता रहेगा। तो अब हम बोल रहे हैं, अब हम बनाएंगे ई की पावर एक्स फंक्शन का, तो ई की पावर एक्स फंक्शन का कर्व अपने को बनाने आता है कि नहीं आता है। तो ई की पावर एक्स फंक्शन का कर्व कुछ इस टाइप का बनता है कि नहीं। अब ये बताओ कि ये जो लाइन है ये एसिम्प्टोटिक लाइन है, इसके लिए ये एक्स एक्सिस इज एसिम्प्टोटिक लाइन फॉर दिस फंक्शन। तो ये नीचे की तरफ आएगा, अब देखिए ध्यान से, ये नीचे की तरफ आएगा जैसे ही कि ये कितनी बार काटेगा, क्या इन्फाइनेटली मैनी टाइम्स काट सकता है। अरे ग्राफ इतना ही थोड़े जितना बनाए हैं, बहुत सारा ग्राफ है ये पीछे, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे बताइए इस केस में, हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो समझ में आया ना कि ऐसे केसेस में हो सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कोई समस्या है क्या? वो तो डिपेंड करता है कि ग्राफ क्या है नहीं है। तो एक एनालिसिस चल रहा था तो हमने कर दिया कंप्लीट एनालिसिस, उसमें कोई समस्या और परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें भी नो सॉल्यूशन आ सकते थे, है कि नहीं। बहुत सारे कोई भी फंक्शन बना लो जिसमें देख लो ग्राफ का, बस ग्राफ बनाने आना चाहिए सही से, ठीक है ना, उसमें कोई समस्या नहीं। तो चलिए बाकी हम क्या बात कर रहे थे, ऊपर कहाँ से कहाँ हम चले गए। अच्छा, ये नोट्स वगैरह लिखवा रहे थे, 1 मैनी 1 ये सब के लिए ना, 1 मैनी 1 ये सब छोटे छोटे नोट्स याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं। हाँ, बाकी जो फंक्शन है क्या क्या बच रहे हैं, ऑन टू इनटू ना, तो सिंपली बता देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू क्या होता है। इसमें तो कुछ लोचा लफड़ा है ही नहीं, ऑन टू में कुछ नहीं है लफड़ा। ऑन टू फंक्शन अगर मान लो फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी फंक्शन है और ए टू बी है, तो ए को बोलते हैं डोमेन, इतना तो पता ही होगा ना सबको, और बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज निकालना होता है फंक्शन का, रेंज गिवन नहीं होता है। तो ऑन टू फंक्शन उसको बोलेंगे जिसके लिए क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो एलिमेंट, इसको अदर लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, नो एलिमेंट इन सेट बी should be there which have no pre-images, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसका कोई ऐसा प्री इमेज, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी में जिसका कोई प्री इमेज हो ही ना, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो ऑन टू फंक्शन में तो सिंपली पहचान लोगे तो एग्जाम्पल से ही, जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल यही फंक्शन दिया गया, फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम R2, मान लो -2 से +2 है ये फंक्शन, और एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, पहले बताइए।
तो हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना होगा। बात समझ में आ रही? इन द गिवन डोमेन, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इन गिवन डोमेन क्या होगा? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इन गिवन डोमेन, रेंज ऑफ एफ एक्स इन डोमेन क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। ऑल रियल नंबर डोमेन है तो क्या साइन एक्स का रेंज होता है -1 से +1 होता है, तो दैट्स वाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू क्या -2 से +2 हो जाएगा, तो क्या कोडोमेन के इक्वल है, तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसको हम बोलेंगे क्या? ऑन टू फंक्शन है कि नहीं? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन है कि नहीं? और दूसरा जो होता है इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है इनटू फंक्शन, इसका जस्ट अपोजिट होता है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे बताइए? इनटू फंक्शन द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, सिंपल डेफिनेशन। इनटू फंक्शन का डेफिनेशन, द फंक्शन विच इज नॉट, द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, तो उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। मतलब क्या होगा इस केस में? निकालोगे तो रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा? कोडोमेन आएगा। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा। बस इतना स्टेटमेंट याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में कि एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट, ये क्या सिलेक्ट हो गया है जी? हाँ, देयर लिखा क्यों नहीं रहा? देयर एग्जिस्ट at least one element, at least one element in codomain which have no pre-images, which have, क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है कि अलग अलग है? which have no pre-images, क्या ये बात सेम है कि अलग अलग है? नहीं समझ में आ रहा बात। इनटू फंक्शन में क्या होगा? जैसे मान लो सपोज दैट हम मैपिंग से समझा रहे हैं कि मान लो ए फंक्शन है और ये मान लो बी फंक्शन है, ठीक है? अब ए फंक्शन है, मान लेते हैं ये x1 x2 x3 है और इसमें y1 y2 y3 है। तो अगर इनटू फंक्शन है तो इसमें कम से कम कोई एक एलिमेंट छूटना चाहिए ना, जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। जैसे मान लो x1 y1 से रिलेटेड है, x2 भी y1 से रिलेटेड और x3 y2 से रिलेटेड है, और मान लो y3 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस फंक्शन के लिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? रेंज में ये y3 तो नहीं आएगा ना, तो दैट्स वाई रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू है ना? तो हमें तो आइडेंटिफाई ऐसे कर लेना है, बट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी इन द ऑप्शन, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम नेक्स्ट टर्न पे और भी डिस्कशन करते हैं और एग्जांपल्स लेंगे इसके ऊपर, ठीक है?